हमारा प्लेनेट लगभग 4.5 अरब साल पुराना है। इतने लंबे अरसे में ये बहुत से उतार चढ़ाव से गुजरा है। डायनासोर आए और आकर चले गए। धरती की ज्योग्राफी में काफी बदलाव के साथ साथ ही यहाँ लाखों सभ्यताएं भी पनपी और उनका पतन हुआ, लेकिन सभी सभ्यताएं अपना कुछ अंश छोड़ कर गईं, जिनके निशान आज भी दुनिया में मौजूद हैं, खंडरों के रूप में। पर इतने हंसते हाल से पहले वो दिखते कैसे थे, जानने के लिए आइए साथ खोद कर सच को ढूंढें और देखें कि आर्कियोलॉजिकल साइट असल में दिखती कैसी थी। गगनचुंबी गढ़ पेरू की ओरबाम्बा नदी घाटी में एक पहाड़ के लगभग 8,000 फीट ऊपर दुनिया के सबसे फेमस खंडरों में से एक माचू पिचू के पौराणिक इंकान गढ़ के बचे कुचे हिस्से मौजूद हैं। लेकिन जब 1911 में अमेरिकी खोजकर्ता हीराम बिंघम ने इसे खोजा था तो तबाही से यह किसी तरह का गढ़ नहीं दिखता था। चूंकि इनकन्स ने बस्ती को ऊंचे पहाड़ पर बसाया था तो हमलावरों का वहां पहुंचना नामुमकिन था। पर 16वीं शताब्दी के अंत में शहर स्मॉल पॉक्स महामारी के चलते खाली करने के बाद इस पर किसी की नजर नहीं पड़ी। इसी वजह से पूरी तरह से घने जंगलों में तब्दील हो गया। और क्योंकि इनकन्स ने सीमेंट या मोर्टार का इस्तेमाल नहीं किया था तो पेड़ की जड़ें खंडरों से उभरने लगीं, जिससे जंगल की कटाई के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं बचा। पर बिंघम और उनके ग्रुप ने बड़ी ही सावधानी से 4 महीनों में कई घंटे बस अनवांटेड पौधों की सफाई में लगा दी। जैसे ही काम पूरा हुआ तो उस साइट का नजारा देखकर पूरी टीम हक्का बक्का रह गई। और हाल ही में आगे की खुदाई के बाद ये वीराना खंडहर अब और भी बेहतरीन दिखाई देता है। भले ही सुधार हुए हों पर ये अपने 15वीं शताब्दी की असल खूबसूरती से फिर भी कोसों दूर है। ये माना जाता है कि इस वक्त पत्थर के ये घर सूखी घास की छतों के साथ एकदम टिप टॉप शेप में थे। यहाँ रहने के लिए घरों के साथ खेतीबाड़ी के लिए जगह, एक पवित्र जगह और एक शाही जिला भी था। जहाँ इतिहासकारों का मानना है कि इंकान शासक के पचकुती इंका युपांकी ने अपने महल से शासन किया था। सच में ये इंकन्स के बेहतरीन निर्माण कौशल का एक जीता जागता सबूत है, जिसके अंश आज भी खड़े हुए हैं। नेचर के इतने जुल्म के बाद भी आज के नए निर्माण इनके सामने बिल्कुल फीके हैं। भाई आज के मॉडर्न इंसान को इनकन से ट्यूशन लेनी चाहिए। कांस्य वाला दिग्गज बहुत समय पहले 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ग्रीक शहर रोड्स के बंदरगाह में एक महान कांस्य की मूर्ति हुआ करती थी। इस विशाल स्मारक में सूर्य देवता हेलियोस को दर्शाया गया था और कहा जाता है कि इस सर्वशक्तिमान मूर्ति की लंबाई 105 फीट थी। इसे रोड्स का क्लोसेस नाम दिया गया था और ये एंशिएंट वर्ल्ड के 7 अजूबों में से एक बन गया था। लेकिन अफसोस कि ये क्लोसेस सिर्फ 54 साल तक ही कायम रहा, क्योंकि 226 ईसा पूर्व में एक भारी भूकंप ने इसे तहस नहस कर डाला। इसके वजूद के टुकड़े टुकड़े कर डाले। इसके बावजूद सदियों बाद भी इसका बचा कुचा हिस्सा पर्यटकों को अपनी ओर खींचता रहा, जब तक कि 654 एडी में अरब सेना ने रोड्स पर छापा मारा और कोलोसस के टूटे हुए टुकड़ों को ले जाकर पिघलाकर उसे बेच डाला। पर उन्होंने ऐसा कैसे किया? अपनी 900 ऊंटों वाली सेना की मदद से। अफसोस की बात है कि ये जगह यहाँ ये प्रतिमा खड़ी थी, आज वहाँ कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आप रोड्स के कोलोसस के बारे में जानते हैं तो आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि बंदरगाह पर इसके होने की कल्पना के बावजूद ये असल में वहाँ कभी था ही नहीं। वो एक प्रतिष्ठित छवि असल में लगभग सदियों बाद आई थी, जिसे मिडिल एज के उन इतिहासकारों ने गढ़ा था जिन्होंने खुद कभी स्मारक नहीं देखा था। ये बंदरगाह अपने आप में लगभग एक अमेरिकी फुटबॉल मैदान जितना चौड़ा है। इसलिए अगर सही अनुमान लगाया जाए तो मूर्ति को 1640 फीट लंबा होना पड़ता, जो कि उस समय पूरी तरह नामुमकिन था। भारत का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो दुनिया का सबसे बड़ा स्टैच्यू है, सिर्फ 597 फीट लंबा है, मतलब उससे 3 गुना छोटी। तो फिर इस मूर्ति को कुछ इस तरह दिखना चाहिए था, जो कि नहीं हो सकता। माफ कीजिए, पर कुछ पाने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए अगर आप उस लाइक और सब्सक्राइब बटन को नहीं दबाएंगे तो आप वाव फैक्ट कभी नहीं जान पाएंगे। तो जल्दी कीजिए अगर आप नॉलेज वाली वीडियोस मिस नहीं करना चाहते हैं। तो फिर कहाँ थे हम? इटली में पागलपन। इतिहास में आज तक की सबसे खतरनाक प्राकृतिक आपदाओं में से एक 79 ईस्वी में इटली के माउंट वेसुवियस के विस्फोट के आतंक की यादें आज भी जिंदा हैं। धधकते ज्वालामुखी की राख से बना एक बादल तेजी से नीचे की तरफ बढ़ा और पास के शहर पोम्पेई को पूरी तरह से निकल गया, जिसने एक झटके में पूरी कम्युनिटी को खाक में बदल डाला। लगभग 1700 साल बाद आर्कियोलॉजिस्ट ने इस पुराने रोमन शहर को खोजा और उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि इतनी सदियों बाद भी राख की उस मोटी परत के नीचे दबी चीजों को सुरक्षित रखा हुआ था। इसी की बदौलत ज्यादातर शहर अभी भी अच्छे से पहचानने के काबिल है। चाहे दीवारें हों, इमारतें हों, पक्की सड़कें या फिर कुछ आर्ट, सब कुछ वैसे के वैसा मिला। जरा इस स्ट्रीट फूड स्टॉल को देखिए यार, कुछ चीजें सच में नहीं बदलती। इतने सब कायम रहने के बावजूद भी ये उस 12,000 लोगों के हलचल से भरे शहर का आधा भी नहीं है, जिसे उस घातक विस्फोट ने खाक कर डाला। यहाँ पालिका में एक एम्पी थिएटर, व्यायामशाला, बंदरगाह और यहाँ तक कि एक पेचीदा वाटर सिस्टम भी था। साथ ही कई मंदिर भी थे जो बहुत सारे रोमन देवताओं को समर्पित थे, जिनमें जुपिटर का मंदिर भी शामिल था। दुर्भाग्य से ये मंदिर 62 ईस्वी में भूकंप का शिकार हुआ और आज ना के बराबर ही बचा है। लेकिन भैया, पोम्पेई अभी भी उन घूमने वालों की पहली पसंद है जिन्हें आग से खेलने का सचमुच शौक है। द रियल वॉल।
अगर आपने गेम ऑफ थ्रोन्स देखा है तो आप द वॉल को तो जानते ही होंगे, वो विशाल बर्फ की बाड़ाबंदी जो वेस्टरोस को उत्तर के खतरों से बचाए रखती थी। पर क्या आप ये जानते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? जी, ये इंग्लैंड के उत्तर में एक असली वॉल से लिया गया है। हाँ, ये सच है, वहां जाने पर आपको आज भी उस हेरब्रीन वॉल के खंडर मिलेंगे, जो एक विशाल 73 मील लंबी वॉल है, जो एक कोस्ट से दूसरे कोस्ट तक फैली हुई है। इसे 122 ईस्वी पूर्व में बनाया गया था, जब रोमन सम्राट हेड्रियन ने इसे ब्रिटेन में रोमन साम्राज्य को उत्तर के क्रूर लोगों से अलग करने का हुक्म दिया था। सुना सुना लगता है ना, लेकिन ये असली दीवार हालांकि पत्थर से बनी थी, बर्फ की नहीं, और ये जॉर्ज आर मार्टिन की फिक्शनल वॉल जितनी ऊंची भी नहीं थी। पर ये आज बचे हुए जरा से खंडर की तुलना में बहुत ही ज्यादा ग्रैंड थी भाई। कुछ जगहों पर 20 फीट से लंबे इन ऊंचे बैरिकेड्स को देखकर ही दम घुटने लगता था। और ये सिर्फ एक दीवार नहीं थी, बल्कि चौथी शताब्दी के आखिर तक इसके साथ साथ में माइल कास्ल नाम के शानदार 80 किले भी बनाए गए थे। इसके अलावा बची कुची जगह में 17 और किले और कई पहरा देने वाले टावरों को भी बनाया गया, सुरक्षा को और ज्यादा पुख्ता करने के लिए। पर 15वीं शताब्दी में रोमन के ब्रिटेन छोड़ने के साथ ही बेकदरी से इस दीवार का पतन शुरू हो गया। लोगों ने पत्थर के बड़े बड़े टुकड़ों को चुराकर उनका इस्तेमाल चर्चेज, खेत, घरों और बाकी चीजों को बनाने के लिए किया। भले इस प्रथा को 19वीं शताब्दी तक रोक दिया गया था, पर तब तक बहुत देर हो गई थी। जहां कभी शानदार महल हुआ करता था, आज वहां सिर्फ कमरे तक ऊंचे पत्थर के टुकड़े रह गए। शुक्र मनाओ कि व्हाइट वॉकर असल में नहीं होते। नीरो से जीरो। इसमें कोई दो राय नहीं कि पुराने रोम के राजा निहायती जालिम लोग हुआ करते थे, पर भैया राजा नीरो के सामने वो संत की तरह दिखते हैं। ऐसा इसलिए कि वो नीरो, जो कि 54 ईडी में राजा बने, उन्होंने रोम के बीचों बीच अपने लिए एक बड़ा सा महल बनवाया। वो लगभग आधा वर्ग मील जगह घेरे हुआ था। ये पूरे वेटिकन सिटी के साइज का लगभग 3 गुना है। 64 और 68 एडी के बीच पत्थर और संगमरमर से बने इस महल में जमीन के ऊपर और नीचे 150 कमरे थे। साथ ही एक पूल और नीरो की 100 फीट लंबी एक मूर्ति भी थी। काफी नहीं है तो सुनिए, सभी कमरे फर्श से छत तक सोने, कीमती पत्थरों, शेल्स और मोतियों से ढके हुए थे। तभी इसे हमारे जैसों ने डोमस आरिया या गोल्डन हाउस नाम दिया। अभी और भी है। इसके सभी कमरों में से ऑक्टेगनल हॉल सबसे भव्य था। ये शानदार जगह एक बैंक्वेट हॉल के रूप में काम करती थी, जिसमें 5 डाइनिंग रूम थे और इनकी दीवारें झरनों से ढकी थीं। फूलों की पगडुंडियों और इत्र को सजे धजे छत के नीचे फेंकने तक का जुगाड़ था। और भैया ये ऑक्टेगनल हॉल चक्री जैसा घूमता भी था। जी हाँ, 24 घंटे ये तेज तर्रार भोजन कक्ष अपनी धुरी के चारों ओर घूमता था। पंखुड़ियां ऊपर से गिरती थीं और उसके चारों ओर झरने बहते थे। और आपको यकीन नहीं होगा, पर आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि यह अजूबा पानी से चलता था। हालांकि नीरो की ये फिजूलखर्ची आम लोगों की आंखों में बहुत खटकी। फिर नीरो के उत्तराधिकारी भी उससे दूर हो गए। उन्होंने बेरहमी से पूरे महल की सामग्री और धन को छीन लिया, और यहाँ तक कि अंडरग्राउंड कमरों की भराई करके उनके ऊपर बिल्डिंग बनाई। इसका मतलब यह है कि भले ही इसे आज भी देखा जा सकता है, पर अब महल उसकी असली चकाचौंध से कोसों दूर है। जब उस ऑक्टोगनल हॉल की खुदाई की गई तो सजावट की कमी के बावजूद भी इसे एकदम पहचाना गया। भाई, नीरो के इस मुजस्समे को देखने से पहले मुझे लगता था कि गोल गोल घूमने की जादुई शक्ति सिर्फ झूलों में ही होती है। लूटा हुआ पार्थेनॉन। रोम के लोग अकेली ऐसी सभ्यता नहीं थी जिसे ऊंचे ठाठ बाट का शौक था, बल्कि प्राचीन ग्रीक साम्राज्य ने, जो कि 447 और 432 बीसी के बीच अपनी ऊंचाई पर था, इतिहास के सबसे आइकॉनिक मंदिरों में से एक एक्रोपोलिस को एथेंस के धार्मिक गढ़ के ऊपर बनाया था। पार्थेनॉन के नाम से जाना जाने वाला ये 23,000 वर्ग फुट का मंदिर 65 संगमरमर के पिलर से घिरा हुआ था, जिसके ऊपर खूबसूरत चित्रों की नक्काशी की गई थी। इसके अंदर बीचों बीच ज्ञान और युद्ध की ग्रीक देवी एथेना की 39 फुट ऊंची मूर्ति भी थी। ये सोने और हाथी दांत से लिपटी मूर्ति आज भी देखने में शानदार होती, जो 5वीं शताब्दी ईस्वी तक ये गायब न हुई होती। कैसे, ये कोई नहीं जानता। हो सकता है इसके पीछे ईसाई बीजेंटाइन का हाथ हो, वो पूर्वी रोमन साम्राज्य जिसने 6ठी शताब्दी ईस्वी में ग्रीस को हथिया लिया था। एथेंस पर कब्जे के बाद उन्होंने पार्थेनॉन को कैथोलिक चर्च में बदल दिया और बहुत सी नक्काशी को भी तबाह कर दिया। ये 1458 एडी तक ऐसा ही रहा, जब तक कि नए हाथों ने इसे कब्जाया नहीं। इस बार ये हाथ थे मुस्लिम तुर्क साम्राज्य के, जिसने ग्रीक को राजधानी पर कब्जा कर इस पवित्र इमारत को एक मस्जिद का रूप दिया। हालांकि सिर्फ 200 साल बाद ही ईसाई सेना वापस लौटी और एक मुंह तोड़ जवाब दिया। पार्थेनॉन पर तोप के गोले बरसाकर ये गेम चेंजर था, क्योंकि ऑटोमन मंदिर का इस्तेमाल गोला बारूद को रखने के लिए कर रहे थे। ओहो, तो जैसे ही तोप का गोला बारूद से टकराया, एक बड़ा धमाका हुआ जिसने इमारत के चीथड़े उड़ाकर स्ट्रक्चर की शक्ल बदल डाली। अभी और भी है भाई। इसके बाद 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश अर्ल थॉमस ब्रूस पार्थेनॉन गया और वापस लंदन लौटते वक्त कीमती संगमरमर के कुछ फ्रिज और मूर्तियां चुरा लिया, जो आज भी लंदन में है। तो ये कहना मुनासिब रहेगा कि भले ही बेचारा बूढ़ा पार्थेनॉन उतना ग्लैमरस नहीं रहा जितना कभी हुआ करता था, पर भैया 2454 साल की उम्र में ये कम डैशिंग लुक्स खासा बुरा भी नहीं है।
चिलेन इन चिचेन इट्जा। अगर आपको कभी विटामिन डी को सोखने का शौक हुआ है और वो भी सबसे अच्छे प्रिजर्व पुराने पिरामिडों पर चढ़कर, तो भैया मैं कहूँगा कि मैक्सिको के युकाटन राज्य में चिचेन इट्जा जाएं। ये मायन शहर 1500 साल से भी ज्यादा पुराना है। माना कि अब वहां पर कोई नहीं रहता, पर अपने चरम पर ये 35,000 लोगों का घर था। ये पूरी साइट 4 वर्ग मील पर फैली हुई है और इसमें 26 खंडरों को देखा जा सकता है, जिनमें से सबसे फेमस है एल कैस्टेलो। ये जबरदस्त मंदिर मुख्य प्लाजा से लगभग 80 फीट ऊपर बना है और इसके चारों तरफ कुल मिलाकर 364 सीढ़ियां हैं और ऊपरी प्लेटफॉर्म को भी जोड़ दें तो 365 हो गई। इसमें हैरानी नहीं होती कि ये नंबर 16 ईयर में दिनों के नंबर के बराबर होते हैं। ये पक्का उन रिचुअल से जुड़ा हुआ है जो उसके टॉप पर किए गए थे, क्योंकि इस नगरी में कुछ अजीब से रिवाज थे। पिरामिड एक सेनोटी के ऊपर बनाया गया था, जो एक तरह का पानी से भरा सिंकोल होता है। पिरामिड के टॉप पर एक गहरा गड्ढा जो एक सेनोटी तक इसे ले जाता है। माना जाता है कि सूखा पड़ने पर इन माया लोगों का मानना था कि किसी अशुभ इंसान की बलि वहां बारिश लेकर आएगी। रेन एंड पेन। लेकिन हमेशा ये सच नहीं होता। 15वीं शताब्दी में शहर को पूरी तरह से खाली कर दिया गया था और कुदरत का इंसाफ देखिए, ऐसा हुआ भी तो सूखे के कारण। छोड़ने पर भीषण जंगल ने मंदिर को हर तरफ से घेर लिया और जब साल 1900 में जब इस साइट पर खुदाई की गई तो तब ये ढंग से दिख तक नहीं रहा था। सालों की कटाई और जीतोड़ मेहनत से इस पिरामिड को आखिरकार नया जीवन मिला और ये एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट बन गया। भैया ये तो मुझे अपनी बिफोर शेविंग और आफ्टर शेविंग वाली लुक का फील देता है। निहायती पुराना सिरम। सोचिए आप और मैं दक्षिणी अंग्रेजी ग्रामीण इलाकों में एक बढ़िया सैर का मजा ले रहा हूँ, फिर हम पहुंचते हैं यहाँ। जरा रुको भैया, कोई बताएगा कि ये है क्या? आप भी नहीं जानते तो कोई बात नहीं, क्योंकि ओल्ड सीरम जैसा इसमें कुछ बचा ही है क्या? आयरन एज का वो पहाड़ी इलाका जो कि 400 बीसी से पहले का है। दरअसल ब्रिटिश आदिवासियों ने यहाँ बसने पर इसको बनाया था, पर इस किले को 43 एडी के आसपास रोमन ने हड़प लिया था ब्रिटेन को फतेह करने के बाद। फिर जब 400 एडी के आसपास रोमनों ने ब्रिटेन को छोड़ा तो एंग्लो सेक्शन ने यहाँ डेरा डाल दिया, जो 1066 में नॉर्मन के हाथों मिली हार से पहले यहाँ सैकड़ों साल तक रहे। कंफ्यूज हो गए? तो सुनिए, ये नॉर्मन का कारनामा था जिसने पुराने किले को एक नया रंग दिया। उन्होंने यहाँ मॉड बनवाया, सेंटर का वो ऊंचा टीला जिस पर ये महल खड़ा था। साल 1100 के आसपास अपने चरम पर साइट कैथेड्रल में रहने वाले पढ़े लिखे क्लर्कों के लिए ये एक जादुई नगर सा बन गया था। हालांकि महल के सैनिकों और पादरियों के बीच खराब रिश्तों के चलते कैथेड्रल को यहाँ से हटाकर सेलिसबरी में कुछ मील दूर दक्षिण में फिर से बनाया गया, जहाँ ये आज भी मौजूद है। यार मतलब जरा सी खींचातानी हुई तो एक पूरे गिरजाघर को उठवाकर मूव कर डाला। वाह भाई। साइट में इसके बाद रॉयल इंटरेस्ट में गिरावट आई और साथ ही जनसंख्या में भी। अंत में 1832 में इस नगर ने पूरा वजूद खो दिया और एकदम सुनसान हो गई, क्योंकि बहुत से भवन लकड़ी से बने थे तो वे धीरे धीरे खोखले होकर ढह गए। अब कुछ ही सुराग ये गवाही देते हैं कि यहाँ कभी लोग बसते थे। ये तो बहुत ही बुरा है भाई। ग्रेट गीजा। दुनिया के सभी 7 अजूबों में सबसे पुराना गीजा का महान पिरामिड अभी भी प्राचीन मिस्र की सभ्यता का सबसे खूबसूरत नमूना है। लगभग 4500 साल पहले फिरौन खुफू के मकबरे के रूप में बना ये सबसे फेमस और रोमांचक टूरिस्ट स्पॉट बन गया है। लेकिन ये हमेशा ऐसा नहीं था। जब इसे बनाया गया था तब इस ग्रेट पिरामिड की शक्ल और सूरत इतनी खुरदरी और खराब नहीं थी, बल्कि ऊपर से नीचे तक एकदम चिकना और चमकदार था। ऐसा इसलिए था क्योंकि मिस्र वासियों ने इस स्ट्रक्चर के ऊपर चूना पत्थर की एक परत बनाकर इसे पॉलिश किया, जिससे सूरज की रोशनी पड़ते ही चमक उठता था। उन्होंने पिरामिड के टॉप को सोने से सजाया और इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर काफी खूबसूरत दिखता था, जो आज के खस्ता हाल से एकदम अलग था। इस विशाल पिरामिड को 9000 टन ग्रेनाइट, 5,50,000 टन से अधिक मोटार और 6 मिलियन टन से अधिक चूना पत्थर से बनाया गया था। पर उन्होंने इस अद्भुत काम को अंजाम कैसे दिया होगा यार? तो सुनिए, वर्कर्स गीजा के दक्षिण पूर्व में नील नदी के दूसरी ओर तुरा खदानों तक जाते थे और पत्थर में लकड़ी की कील को हथौड़े से ठोकते, फिर वे पत्थर को पानी में भिगो देते थे। वो लकड़ी की कीलें इस पानी को सोख लेते, फैल जाते और ऐसा होने पर चट्टान के बड़े बड़े टुकड़े हो जाते। फिर इन ब्लॉक्स को खदानों से पिरामिड वाली जगह तक स्लेज पर घसीटकर नील नदी के पार ले जाया जाता था। फिर असल काम शुरू होता था। एक कॉम्प्लेक्स रैंप और पुली सिस्टम का उपयोग करके भारी ब्लॉकों को पिरामिड पर खींचा गया, जहां उन्हें आखिरकार चिकना कर परफेक्ट शेप दे दी गई। और असल त्रासदी की बात तो यह है कि इतने खून पसीने के बाद आज शायद इसका कोई सबूत बचा है। बीते वक्त के साथ बहुत सारे लोगों ने सफेद चूना पत्थर और गोल्डन टिप को बाकी इमारतों में उपयोग करने के लिए चुरा लिया। फिरौन खुफू साहब कब्र से कहते होंगे, अरे भैया ये क्या बात हुई? टॉक हमला। मिस्र के उत्तर पूर्व में इराक है, वो देश जो कभी पर्शिया की विशाल भूमि का हिस्सा था और इराक की राजधानी बगदाद से 22 मील दूर दक्षिण पूर्व में एक अजीब पुराना खंडर जमीन पर आखिरी सांसें गिन रहा है। आप मानेंगे नहीं, आज ये धनुष जैसा दिखने वाला आकार उस शहर का है जो अपने समय का सबसे अमीर शहर था।
सिसिफोन दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में राजा मिथ्रिडेट्स द्वारा स्थापित वो विशाल शहर जो पर्शियन साम्राज्य के मुकुट का गहना था, वो भी 800 से ज्यादा सालों तक। हालांकि सिसिफोन के बारे में बहुत कम जानकारी है, पर कहते हैं कि यह महल संगमरमर, कांच के मोजाइक और गहनों से सजी कालीनों से लदा हुआ था, जिसके आर्च को टाक कसरा के नाम से जाना जाता था। भोर वो इसी का हिस्सा था। आज भी दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल स्पैन आर्च है। तो आखिर हुआ क्या? शहर की विशाल संपत्ति पर सबकी बुरी नजर थी, तो रोमनों ने 116 और 198 एडी के बीच 3 बार धावा बोलकर इसे अच्छे से लूटकर तबाही के लिए छोड़ दिया, पर पूरी कामयाबी नहीं मिली और ये फिर भी 400 वर्षों तक पर्शियन संस्कृति का केंद्र बना रहा। लेकिन 637 एडी में सब कुछ बदल गया। मुस्लिम अरब सेनाओं ने शहर के बाहर एकजुट होकर पर्शिया खिलाफ एक बड़ी लड़ाई लड़कर जीत हासिल की। जीत के बाद सिसिफोन की चढ़ाई कर उन्होंने जी भरकर वहां पर लूटपाट मचाई। सौभाग्य से शहर के निवासी वहां से पहले भाग चुके थे। वहां बाकी बचा कुचा कुछ भी सुरक्षित नहीं था, यहाँ तक कि शानदार इमारतें भी नहीं। वहां से कीमती सामान चुरा लिया गया, उसी से तैयार किया गया था बगदाद शहर। बस निशानी के लिए पीछे छोड़ गए सिर्फ ये तक कासरा का मुजस्समा, जिसे उखाड़ना मुश्किल था। विशाल कोलोसियम। हम सभी हसीम शामें बिताने के लिए थिएटर जाना पसंद करते हैं। प्राचीन रोम में भी ये मशहूर था। बस वो अपने मनोरंजन के लिए मौत का खेल खेलते थे और ये सभी खेल खेले जाते थे सबसे प्रत्याशित और सबसे बड़े एम्फीथिएटर में, रोमन कोलोसियम में। इस लोगों के तोहफे के रूप में सम्राट वेस्पासियन ने 70 एडी में बनवाया था इसको, और इसका उद्घाटन एक दशक बाद 80 एडी में उनके बेटे टाइटस ने किया था। 157 फुट ऊंची दीवारों, 80 प्रवेश द्वारों और 87,000 लोगों की क्षमता के साथ ये विशाल इमारत एक शानदार सफलता साबित हुई। इसमें सोसाइटी के सभी वर्गों के दर्शक रोमांच के लिए शामिल हो सकते थे। हालांकि उन्हें एक जैसा आनंद नहीं मिलता था। सबसे नीचे सबसे पास की सीटें सबसे महत्वपूर्ण लोगों के लिए रिजर्व थीं और सामाजिक वर्ग जितना नीचे होता उतना ही पीछे बिठाया जाता। गरीबों, दासों और महिलाओं के साथ बहुत ज्यादा पीछे। भले ही इस भेदभाव के कारण कोलोसियम 4 शताब्दियों तक फला फूला हो, लेकिन बदलते वक्त और पश्चिमी रोमन साम्राज्य के पतन के कारण 6ठी शताब्दी ईस्वी के बाद इसे एकदम नजरअंदाज कर दिया गया। थोड़ा थोड़ा करके इसकी खूबसूरती को नोचा गया कहीं और इस्तेमाल करने के लिए, और फिर एक खतरनाक भूकंप ने एम्फी थिएटर को भी हिलाकर रख दिया और इसे और ज्यादा नुकसान पहुंचाया। अब मूल कोलोसियम का केवल 1/3 हिस्सा बचा है, और जिस मंच पर कभी इतने सारे हैरत अंगेज खेल हुआ करते थे वो अब एक मलबे में तब्दील हो चुका है। पर भले ही ये पहले जितना खूबसूरत ना हो, लेकिन इसकी कारीगरी की चमक आज भी भाई लुभावनी है। हाँ, ऐसे डांस मूव्स हों तो ग्लैडिएटर की क्या ही जरूरत है भाई। टाइम डच टिकाल। ग्वाटेमाल वर्षावन की गहराई में बसते हैं कुछ ऐसे रहस्यमय स्ट्रक्चर्स जो उनके चारों ओर की प्रकृति से एकदम अलग हैं। ये मिलकर बनाते हैं टिकाल शहर के खंडर, जो कभी प्राचीन मायन सभ्यता में सबसे शक्तिशाली राज्यों में से एक था। लगभग 17,000 वर्ग फुट भूमि को घेरे हुए इमेजिनेशन को भाता है टिकाल टेम्पल 2, जो इन स्ट्रक्चर्स में सबसे प्रभावशाली है। मंदिर को लेडी कलाजुन ओनेनमो के लिए एक मकबरे के रूप में बनाया गया था, जो एक मायन राजा की पत्नी थी, जिसने 682 और 734 एडी के बीच शासन किया था। 125 फीट की ऊंचाई वाला यह अजूबा पेड़ों से लंबा है, लेकिन 8वीं शताब्दी में और भी ऊंचा हुआ करता था, लगभग 138 फीट ऊंचा। और भले ही इसे आज भी अच्छे ढंग से प्रिजर्व किया गया हो, पर इसके पहले की काया और भी दिलकश थी, कुछ ऐसी। जी हाँ, अगर आपने इसका अनुमान नहीं लगाया था तो बता दें कि मायन को लाल रंग पसंद था। वो अपने कोको को भी लाल में रंगते थे। लेकिन सिर्फ रंग ही वो एक चीज नहीं है जो समय के साथ फीकी पड़ गई, बल्कि टिकाल के बहुत से मंदिरों में डिजाइनदार नक्काशीदार भी थी, जो अब बस थोड़े ही रह गए हैं, जैसे कि ये मुखौटा। बाकी सब तबाह हो चुका है। इसके बावजूद ये आज भी देखने लायक है। बस हीरे की परख होनी चाहिए भाई। रहस्यमय टीला। आयरलैंड के उत्तर में जमीन का एक रहस्यमय टुकड़ा है, जिससे बहुतों के किस्से कहानियां जुड़े हुए हैं। ये अपने 2.5 वर्ग मील के फैलाव में लगभग 240 आर्कोलॉजिकल साइट्स का घर है। ये है रथ क्रोगन की भूमि, जहां 9वीं शताब्दी में पहले हैलोवीन उत्सव आयोजित किए गए थे। बाकी प्राचीन स्थलों के साथ यहाँ एक खौफनाक गुफा भी है, जो माना जाता है कि नरक की हो जाती है। वहां है, ये ऐसा दिखता है भाई। मुझे पता है कि एक डरावनी नरक गुफा जैसा नहीं दिखता, पर भाई मासूम देखने वाला ये टीला आपकी कल्पना से कहीं अधिक रहस्यमय है। 300 फीट की चौड़ाई और 20 फीट की लंबाई के साथ ही लैंडस्केप के एकदम बीचों बीच में है। मतलब कि सारी नजरें इसी पर हैं। तो एक आइडिया है कि ये क्या रहा होगा। चलिए मैं हिंट दे देता हूँ। लगभग 1500 साल पहले ये एक टीले की तरह कम और एक विशाल किले की तरह ज्यादा दिखता था। लेकिन अगर आपको ओल सरम याद है तो आजकल वो पहाड़ी किले कुछ इस तरह दिखते हैं, जो पूरी तरह से अलग है। इसलिए आपका अंदाजा गलत है। नहीं, ये किला नहीं है। रथ क्रोगन टीला असल में एक विशाल मंदिर था। विशेष उपकरणों का उपयोग करके पृथ्वी को स्कैन करके
एग्रियोलॉजिस्ट को सबूत मिले कि ये लकड़ी की प्राचीर और हिंजेस पहाड़ी के ऊपर बैठने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। हम ये तो नहीं जानते कि इस पवित्र हॉल में क्या अनुष्ठान हुए, लेकिन हम ये जानते हैं कि उनका अभ्यास करने वाले प्राचीन केल्टिक मूर्ति पूजक थे। ये मंदिर शायद सभी का मनपसंद स्थल था। भविष्यवाणी करने वाले लोग अंदर खड़े हो सकते थे। लोगों की भीड़ देवताओं को अपनी बहुमूल्य संपत्ति चढ़ाने के लिए इकट्ठी हो सकती थी और बहुत कम मौकों पर इंसानों की बलि भी दी जा सकती थी। लेकिन इसे देखने पर कुछ ऐसा लगता नहीं है। पर जनाब, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के अलग होते हैं, तो इस टीले को कम ना आगे मतलब समझ रहे हैं ना आप? तो फिर ठीक है, यही हमारे ऐतिहासिक दौर का अंत होता है। आपको सबसे अच्छी कौन सी साइट लगी, और क्या आपकी नजर में कोई ऐसी साइट है जिसका मेंशन ना हुआ हो? मुझे नीचे लिख करके बताएं। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।